नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास। पंकज जी, बहुत स्वागत है। जी सर। बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। और शुरू में ही मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, पंकज जी का चैनल है पॉलिटिकल डेली, तो उनको सहयोग करें। पंकज जी, जी सर। आरएसएस प्रमुख जा रहे हैं अमेरिका। 29 जी। तारीख को उनका न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर पर कार्यक्रम है, संबोधन है, भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जिसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, वो शुरू हो गई है। और हम और आप कई बार खींचते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि ये मौलानाओं से मिल रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, ये अ, मुसलमानों से भी संवाद की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, सद्भावना की अपेक्षा करते हैं। जब इनके प्रति लगातार दुर्भावना फैलाई जाती है, एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश हमेशा हर स्तर पर होती ही है। आज मेरी बड़ी झें हुई है एआई से, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने पहला सवाल ही एक्चुअल में उससे ये पूछा था कि आरएसएस धार्मिक संगठन है या सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। और उसके जी। बाद वो बहस लंबी खिंच गई। वो अमेरिका में बैठी हुई कोई एजेंसी है, उसने कुछ कह दिया, या यहाँ पर जो वामपंथी राइटर बैठे हुए हैं, रोमिला तापुर से लेकर के तमाम लोग, उन्होंने क्या लिखा है आरएसएस हम्म। के बारे में, या किसी की क्या रिपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें। और यहाँ भी जो पॉलिटिकली नैरेटिव बनाया जाता है संघ के बारे में, उसके आधार पर ही अमेरिका में बैठे हुए जो संगठन और लोग हैं वो इस तरह की बयानबाजी और बकवासबाजी करते हैं। तो ये जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं इस समय, ये सब जानते हैं कि मीरा नायर के बेटे हैं। और मीरा नायर जो है वो बरसों पहले अमेरिका में जाकर के बस गई थी, और एक अफ्रीकन कंट्रीज के किसी सज्जन के साथ उनकी शादी हुई थी। उससे ये ममदानी पैदा हुए हैं, और अब वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग तो बांटने का काम करते हैं। तो इस तरह के वे भाषण दे देना, बयान दे देना, चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करना, बिना किसी आधार के आरएसएस पर आरोप तराशी का काम कर देना, क्या ये ठीक है कि आप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की हरकतें करें? सर एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि वो एक सिटी के मेयर है। उनकी औकात ही क्या है कि आरएसएस प्रमुख के बारे में बात करें। बेकार में एकदम बात का बतंगर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो तो आरएसएस के जो प्रधान है वो एक नेशनल लीडर कर सकते हैं या इंटरनेशनल स्तर पे भी उनकी एक पैठ है। तो एक शहर का मेयर उनके बारे में बात करे, उनकी औकात ही क्या बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या वो भी मदरसा में पढ़े हैं? क्या उनके पास भी जानकारी की कमी है कि आरएसएस बांटने का काम करता है या क्या करता है? उनको शायद पता नहीं है कि आरएसएस का अपना एक संगठन है या अपना एक विभाग है मुस्लिमों का। अ, मतलब ऐसा नहीं कि आरएसएस मुसलमान के विरुद्ध है। मैंने खुद सर संचालक जी से बहुतों बार उनसे बात हुई है। 1:1 भी पिछले साल जब इलेक्शन से पहले, हालांकि चुनाव के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे, तो उनका एक कोलकाता में भी कार्यक्रम था, तो कोलकाता में 2 बार दौरा हुआ, तो दोनों बार उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी कहा है कि बार बार कहा है कि हमारा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सिख हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, धर्म से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आरएसएस में तो मुसलमानों के लिए एक अलग विंग है, और मुसल बहुत सारे मुसलमान हैं जो आरएसएस करते हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के बहुत सारे विभाग में काम करते हैं। तो वो किस एंगल में बांटने का ये बात कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। आरएसएस, मैं तो खुद स्वयं सेवक हूं, तो मुझे खुद पता है आरएसएस जोड़ने का काम करती है। आरएसएस कभी नहीं करती कि तुम इसके खिलाफ बोलो, तुम इसके साथ भेदभाव करो। तो बांटने का काम तो मुझे लगता है कि जोहरान ममदानी जिस संगठन से आते हैं या उनकी जो विचारधारा है वो बांटने का काम करती है।
वो इस तरीके का नैरेटिव फैला के वो खुद बांटने का काम कर रहे हैं। आरएसएस तो जोड़ने की बात करें, वहां जा भी रहे हैं अगर सरसंघ चालक जी, तो वहां के हिंदुओं से मिलेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, उनको जोड़ने के लिए वो जा रहे, जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली सर ये है क्या कि ममदानी साहब जो है उनकी मानसिकता या वो जिस तरीके की बयानबाजी करता है, उनके मन में खुद भेदभाव एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है। वो खुद हिंदुओं के अगेंस्ट में बात करते हैं, जो हिंदू लीडर है उनके अगेंस्ट में बात करते हैं, जो भारतीय लीडर है अभी मोदी जी के खिलाफ उन्होंने बार बार बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि उनके मन में खुद भेदभाव भरा हुआ है, वो खुद बांटने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे देशों में सर, मुस्लिम कंट्रीज में, वो तो खुद मुसलमान है, उनको पता होगा कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत जगह आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत सारे जगह में जिनको रेबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके जो आका हैं, उनके बारे में उनको दिखाई नहीं देता है कि वो क्यों लोगों को मार रहे हैं। जो इससे पहले आईसिस था, या अभी जो हूती ऑर्गेनाइजेशन है, या फिलिस्तीन में बहुत सारे, गाजा में जो रेबल ऑर्गेनाइजेशन जिनको कहा जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के जो आका हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो मानवता विरोधी जो काम करते हैं, जो बांटने का काम करते हैं या मरने मारने का काम करते हैं, इस बारे में ममदानी साहब को दिखता नहीं है कुछ। इस बारे में तो उनके आंखों में वो पट्टी पड़ा रहता है। तो मैं मानता हूं कि ये इनके बारे में जो हम भारत में भी चर्चा कर रहे हैं, इनको इनको इतना ज्यादा सर तूल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। अगर मान लीजिए अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कुछ कहा होता तो अलग बात थी, या उनके नेशनल लेवल के जो लीडर है वो कहते तो अलग बात थी। एक सिटी का मेयर, अब मान लीजिए कल मैं भी अगर सरसंघ चालक के विरुद्ध कुछ कर दूं तो उसको लेकर चर्चा थोड़ी होना चाहिए। तो पंकज जी, आज जैसा मैंने कहा था कि मैं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ सवाल इसीलिए पूछ रहा था, उसको यहीं एक्चुअल में लाना चाहता था। ममदानी ने जो कुछ बयान दिया है, तो उसने माना कि आरएसएस खुद को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, ना कि औपचारिक रूप से धार्मिक संगठन। और इसकी स्थापना 1925 में हेडगेवार ने की थी। और आरएसएस का अपना दावा कि खुद को हिंदू समाज को संगठित करने वाला सांस्कृतिक सामाजिक संगठन कहता है। इसका कोई औपचारिक धार्मिक पूजा पद्धति, पुरोहित वर्ग या मंदिर जैसी संरचना नहीं है। इसकी कोई हिंदुत्व को धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति मानता है। तो मैंने अगला सवाल इससे पूछा कि ये संगठन बांटने का काम करता है, ऐसा नैरेटिव किसने बनाया और किस आधार पर बनाया? तो फिर ये आ गया अपनी असलियत पे। फिर इसने कहा कि एक तो ये आलोचना किसी एक व्यक्ति या समूह की देन नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग स्रोतों से आती है। फिर इसने तर्क दिया कि कांग्रेस और वामपंथी दल स्वतंत्रता के बाद से ही आरएसएस पर हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। ये कांग्रेस और वामपंथी दल, विशेषकर महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस सदस्य रहे थे के बाद ये आरोप और तीखा हुआ। इतिहासकार और समाजशास्त्री जैसे रोमिला थापर, विपिन चंद्र जैसे वामपंथी झुकाव वाले विद्वान आरएसएस की विचारधारा को हिंदुत्व बनाम बहुलतावादी भारत के फ्रेम में देखते हैं। फिर तीसरा कारण बताते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन, मुस्लिम है, ईसाई है, अन्य अल्पसंख्यक समूह कभी-कभी आरएसएस की गतिविधियों को असुरक्षा की भावना से जोड़ते हैं। चौथा इन्होंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठन भीड़ हिंसा, धर्मांतरण विरोधी कानून जैसी घटनाओं को आरएसएस भाजपा से जोड़कर रिपोर्ट करते हैं। फिर यह कहता है कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है। फिर ये कहता है कि आरएसएस से जुड़े संगठनों, बजरंग दल, वीएचपी की कुछ गतिविधियां गोरक्षा, हिंसा, धर्मांतरण विरोधी अभियान, इन सब के चलते, और ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं कि 1948, 1975 और 1992 यानी बाबरी विध्वंस के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि बाद में जो डायलॉग हुआ है उसमें मैंने ये पूछा कि तीनों बार प्रतिबंध लगाने के बाद वो प्रतिबंध उठा क्यों लिया गया, क्योंकि साबित नहीं हुआ जो आरोप लगाने की कोशिश हुई थी। तो इसने माना कि हाँ, साबित नहीं हो पाया, इसलिए। तो मैंने कहा फिर इसको नैरेटिव गढ़ने के लिए आप
इन 3 घटनाओं का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं, जिस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं, जिनके नाम विपिन चंद्र से लेकर के रोमिला थापर तक इनके नाम लिए जाते हैं, ये तो घोषित रूप से भाजपा और संघ के विरोधी हैं और ये तो हमेशा कांग्रेस की और वामपंथियों की डपली बजाते रहे हैं। सर एक्चुअली जब से देश हमारा स्वाधीन हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, डोमिनियन स्टेटस जब से मिला है, तब से मुझे पता नहीं क्यों कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको हर समय जो है आरएसएस में ही अपना दुश्मन दिखा है। तब तो सर बीजेपी, जनसंघ ये सब जन्मा भी नहीं था। और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो सारे लोग, मैं किसी का अलग से नाम नहीं लूंगा, वो प्रधानमंत्री से लेके उस समय के जो गृह मंत्री थे, जिनका आज बीजेपी भी आदर करती है, उस समय भी बार बार आरएसएस से उनका कॉन्ट्रडिक्शन कुछ ना कुछ था। क्यों था मुझे पता नहीं। कांग्रेस सर, जब आप बिफोर इंडिपेंडेंस देखिए, कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहती थी। उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी जो थी, जिन्ना की पार्टी, वो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहती थी। उस समय कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी के तौर पे देखा जाता था मुसलमानों की तरफ से। लेकिन जब बंटवारा हो गया, उसके बाद कांग्रेस ने खुद को एक दूसरा मुस्लिम लीग पार्ट 2 इस तरीके का उनका जो पूरा एटमॉस्फेयर था, उनका जो पूरा वर्क कल्चर था या काम करने का तरीका था, या देश के अंदर कानून उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग कानून बनाए हैं, पूरा सर इस्लामिक सेंट्रिक उन्होंने बनाया। तो ये अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये जो नैरेटिव है, उसी जमाने से ये नैरेटिव बनाना शुरू हो गया था कि आरएसएस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, वो सिर्फ हिंदुओं के हिंदुओं की भलाई की बात करती है, या आरएसएस का एक उपद्रवी अलग अलग संगठन है, वो उपद्रव करता है, जैसे वीएचपी की बात कहा गया या बजरंग दल की बात कहा गया। सर बंगाल में तो बीजेपी है, बंगाल में आरएसएस है, कहीं तो कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। मान लीजिए जितने भी मैंने अपने आंखों से जितने भी घर वापसी का इंसिडेंट देखा है, आज भी सर कलकत्ता में 2-3 दिन पहले एक मुसलमान ने खुद से अपना जो धर्म जो है उनके पूर्वजों के धर्म को अपनाया। तो वीएचपी एक भी ऐसा दिखा दे कहीं पे भी, क्योंकि भारत में तो कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट तो किसी के कब्जे में है नहीं, ना कांग्रेसियों के कब्जे में है, ना बीजेपी वालों के कब्जे में है। तो जो लोग घर वापसी कर रहे हैं या अपने पुराने मजहब में, धर्म में वापस आ रहे, पूर्वजों के धर्म में, किसी से पूछा जाए कि क्या उनसे जबरदस्ती हुई है। लोग अगर खुद पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाह रहे हैं, लोग अगर किसी बंधन को काट के नए धर्म में या उनके पूर्वजों के धर्म में जाना चाह रहे हैं, तो आरएसएस का कोई अगर शाखा संगठन जो है, विंग, आरएसएस का विंग उनको अगर हेल्प करता है, जिसमें बुराई क्या है। और जिस तरीके से नैरेटिव कांग्रेस फैलाई है या ममता बनर्जी की पार्टी, सर एआई का कुछ कसूर नहीं है। एआई जो है, अवेलेबल जो डेटा है अराउंड द इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करके फिर वो हम तक पहुंचाता है। तो डेटा ही उसी तरह का बनाया गया है। आज तक जितनी भी पार्टी, जितना भी खबर बना है, जितना भी न्यूज बना है, वो किसी नेता के बयान पे बना है। तो इतने दिनों से कांग्रेस ने 70 साल रूल किया है, एआई तो आज आया है। लेकिन मान लीजिए अगर इंटरनेट भारत में अगर देखा जाए तो 90s के टाइम पे इंटरनेट आया था, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 2010 के बाद इंटरनेट धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है या सबके लिए अवेलेबल हुआ है। तो पिछले 10 सालों में भी अगर 2014 से पहले देखें तो वो 4 साल तो पूरी तरीके से कांग्रेस के कब्जे में था। आज भी कांग्रेस बहुत सारे राज्य में है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो सुशील समाज है या जो बुद्धिजीवी वर्ग है, या मान लीजिए जितने भी इतने पहले से आज तक जितने भी मीडिया हाउसेस है, जो आर्टिकल लिखता है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल आर्टिकल तो मीडिया हाउसेस का है। तो मीडिया हाउसेस पे भी इतने दिनों तक कंट्रोल किनका था? वामपंथियों का ही था। एनडीटीवी को किस तरीके से यूज़ किया जाता था एज ए वामपंथियों के टूल किट के हिसाब से, तो वो तो सबको पता है। तो जितने भी अवेलेबल आर्टिकल है वो तो सब इन्हीं गुट का है। तो इसी के वजह से एआई भी वही बताता है। लेकिन भारत के लोगों को पता है कि आरएसएस किस तरीके का काम करता है, क्यों करता है। जब कोविड का दौर था तो सबसे ज़्यादा लोगों के घर पे खाना पहुंचाने का काम आरएसएस ने किया था। भारत पर जब भी बड़ी आपदा आई है, दूसरे देशों से, चीन से जब युद्ध हुआ था, तो आरएसएस ने अपने लोगों को जो है बॉर्डर पे तैनात किया था देश की सुरक्षा के लिए। कांग्रेसियों ने नहीं किया था उस समय। संकट एक्चुअल में सबसे बड़ा ये है कि नैरेटिव गलत बनाया जाता है और जब घेराबंदी की जाती है इनकी सबकी,
तो ये मान लेते हैं कि हाँ, मैंने जो पूर्व में कहा वो गलत तरीके से कहा। मुझे इस तरह कहना चाहिए था जी कि उन पर आरोप हैं, ना कि उनके खिलाफ कोई सबूत है। जैसे जब मैंने ये आर्टिफिशियल इसको इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को घेरा और मैंने पूछा कि भाई कौन से कारण हैं, कौन से तथ्य हैं, तो वो क्या कहता है कि 1948 गांधी जी की हत्या के बाद ये कहा गया कि साहब ये नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस का सदस्य हुआ करता था और आरएसएस पर पाबंदी भी लगाई गई, सरदार पटेल के समेत पाबंदी लगाई गई। लेकिन बाद में जब ये बात साबित नहीं हुई कि आरएसएस की कोई भूमिका थी गांधी जी की हत्या में, तो जुलाई 1949 में प्रतिबंध हटा भी लिया गया। फिर यह कहता है कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस को राजनीतिक विरोध का हिस्सा मानते हुए प्रतिबंधित किया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, प्रतिबंध हटा दिया गया। ये एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के कारण हुआ, कानूनी जांच के आधार पर नहीं। मतलब यहाँ भी ये इंदिरा गांधी जिसने एक कर्मकांड ऐसा किया था कि उसने सबके मुंह पर छींका लगा दिया था, मीडिया को भी रेंगने के लिए बाध्य कर दिया था, जुडिशरी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये यहाँ भी चालाकी के साथ इंदिरा गांधी के निर्णय को सही बताने की बेशर्मी कर रहा है। तीसरा कार बताता है कि 1992 बाबरी विध्वंस, उसके बाद भी जो लिब्राहन आयोग गठित किया गया था, उसने कहा कि साहब इसमें वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस इन सब ने नियोजित तरीके से ये विवादित ढांचा गिराने की साजिश रची। तो मैंने इससे पूछा, क्या आरएसएस के खिलाफ कोई एविडेंस है? तो इसने माना बाद में कि आरएसएस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए प्रतिबंध हटा लिया गया। सर ये तो पूरा एक ग्लोबल इशू है। अगर एआई का अगर बात मतलब पूरे इंटरनेट नेटवर्क का अगर बात करें तो सर पिछले साल मेरी बात हुई थी अमित मालवीय जी से। तो मैंने ये देखा था कि किसी भी वीडियो में उस टाइम पीरियड में कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का हैशटैग देने पे वो वीडियो चलता नहीं था, क्या उनका फोटो लगाने पे चलता नहीं था। तो मैं सोचता था कि क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी की लोकप्रियता कम हो गई है क्या। तो फिर उसी वीडियो पे मान लीजिए वो एक ही सेम टाइप का कंटेंट पे सिर्फ हैशटैग और फोटो नहीं लगा के तब देखता था कि वीडियो अच्छा चलता था उस समय। तो मैं अमित मालवीय जी से पूछा था, क्योंकि वो तो इस चीज के बहुत अच्छे जानकार है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने बताया था कि ये हैशटैग या ये वर्ड कीवर्ड यूज करने से ये इसी तरीके से एल्गोरिदम को ही उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह रिलेटेड अगर कोई न्यूज हो तो उसको डाउन रखा जाए। या बार बार हम देखते हैं ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी का कोई वीडियो है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। बार बार हम लोग भी ये फेस करते हैं फेसबुक पे कि कोई अगर राष्ट्रवादी टाइप का वीडियो होता है या एंटी मुस्लिम वीडियो अगर होता है तो उसको डाउन कर दिया जाता है, पेज को बंद कर दिया जाता है। बंगाल में ही एक यूट्यूबर है, दिवाकर देवनाथ उसका नाम है। बेचारे का प्राय करीब करीब 1 लाख का चैनल था, उसको डिलीट करवा दिया गया था। उसने एक वीडियो बनाया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, कि क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को टारगेट करता है, इंडिया को टारगेट करता है। उसमें कोई उसने विजुअल नहीं यूज किया था। जिस तरीके से सर हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि उस टाइप का कोई वायलेंट वीडियो डालने पर उस पर स्ट्राइक आता है। बेचारे ने कुछ दिया ही नहीं था, सिर्फ उसने बोला था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे तो उस पर स्ट्राइक इसलिए आया कि उसमें टेररिस्ट शब्द यूज किया गया था। तो ये इनका जो सिस्टम ही इन लोगों ने इस तरीके का बनाया हुआ है, ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया। मैं यूट्यूब को थोड़ा सा इन मतलब फेसबुक और ट्विटर से थोड़ा कम, मतलब थोड़ा ज्यादा न्यूट्रल मानता हूँ। और एआई का भी आप देख लीजिए, पूरा वेस्ट का बनाया हुआ ये सिस्टम है, ये कोई भारतीय सिस्टम तो है नहीं। तो उनका जो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा उन कंट्रीज का, खास करके अमेरिकन जो इंटरेस्ट होगा, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा फेसबुक वालों को या एआई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चैट जीपीटी वालों को, उनको हमेशा अमेरिका के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको भी मद्देनजर रख के पूरा अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, एल्गोरिदम बनाना पड़ता है। अमेरिका के जो लॉज हैं, यूट्यूब को भी फेसबुक को भी अमेरिका के लॉ के हिसाब से अपना जो धंधा जो है या अपना एल्गोरिदम जो है, सारी चीजों को उनको डिजाइन करना पड़ता है।
तो ये एक बड़ी समस्या है और हमें पता है अमेरिका सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है, वो भारत का तो इंटरेस्ट देखेगा ही नहीं या हमारे लीडर्स का भी इंटरेस्ट नहीं देखेगा क्योंकि उनको डर है कि अगर इंडिया एज ए कंट्री अगर ऊपर आता है तो उनका जो हायरार्की है ग्लोबल स्टेज पे तो उसको वो चैलेंज हो जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत शक्तिशाली हो। इसके वजह से ये सारे फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं। जब कांग्रेस रहता है तो कांग्रेस को भी प्रॉब्लम किया जाता है लेकिन कांग्रेस को थोड़ा कम, क्योंकि कांग्रेस जो है वो थोड़ा-सा उनके आगे झुक के चलती है, लेकिन बीजेपी या आरएसएस उनके आगे उतना नहीं झुकना चाहती है। जिसके वजह से जो है ये पूरा इकोसिस्टम गढ़ा जाता है। ज़ोहरान ममदानी जैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। वो कोई बड़ा फिगर है नहीं, फिर भी उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे हाइलाइट किया जाता है। अलग-अलग जो एक्टिविस्ट हैं, जिनको अलग-अलग अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। आप सोचिए सर भारत में मैग्सेसे से अवार्ड किनको-किनको मिला है? पिछले 10-20 सालों में। तो पता चल जाएगा कि किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, किन लोगों को पुलित्ज़र दिया जाता है, किन लोगों को यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड दिया जाता है, किन लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। उसमें भी नोबेल प्राइज़ मिलता भी नहीं है, फेक नोबेल प्राइज़ विनर भी अनाउंस किए जाते हैं जो एक्चुअल में नोबेल लॉरेट हैं या नहीं, इसमें भी कोई गारंटी है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्रिएट किया जाता है सर, ताकि इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाए। अमर्त्य सेन देख लीजिए, अमर्त्य सेन हमेशा भारत सरकार के खिलाफ बात करते हैं, यूनुस हमेशा बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट रहती है उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ये इसी तरीके से बनाया जाता है। ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। मलाला जैसे लोगों को आगे लेके आया जाता है। तो ये पूरा इनका सिस्टम है सर। ये बात हमको भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। वहाँ जो आरएसएस प्रमुख का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, उसने एक एडवाइजरी जारी की है, एक नोट जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि न्यूयॉर्क के मेयर समेत, ज़ोहरान ममदानी समेत कई संगठन इस समय लगे हुए हैं कि आरएसएस प्रमुख का न्यूयॉर्क में होने वाला कार्यक्रम रद्द करा दिया जाए। और जो इनका बयान आया है ममदानी का कि लोगों को अलग करने वाली सोच का बढ़ना बेहद चिंता की बात है, मैं ऐसी सोच का पूरी तरह विरोध करता हूँ। तो ये भी एक जानबूझ करके चलाया जा रहा अभियान है। और हमें नहीं भूलना चाहिए पंकज जी कि जब ये उमर खालिद के पिता इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, तो इन्होंने उमर खालिद के समर्थन में कुछ 4-6 पंक्तियां भी लिख करके उनको भेजी थी कि हम उमर उमर खालिद के साथ खड़े हैं, उनकी इस संघर्ष में जेल उनको हो रखी है। बजाय इसके ये देखने के मेरिट पर कि किन आरोपों में उमर खालिद को या शर्जील इमाम को अंदर डाला गया है, किसी शहर का वहाँ का मेयर भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप करे, हमारी न्यायपालिका के विवेक और जो कानून सम्मत उसके एक्ट हैं, उन पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश करे, और वो फिर इस तरह की हरकत करे आरएसएस प्रमुख के न्यूयॉर्क दौरे पर, तो लगता है कि एक एजेंडा इन लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। सर मैं वही बोल रहा था कि ये पूरी तरीके से एक एजेंडा है। वो चाहते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम रद्द हो जाए। आपने सही पकड़ा है सर। सर अमेरिका में अब अभी जो है एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का। वहाँ मस्जिदों में नए-नए मस्जिद बनाए जा रहे हैं अमेरिका में, थ्रू आउट द अमेरिका, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ से रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अमेरिका में भी मदरसे खोले जा रहे हैं। और ये जो ज़ोहरान ममदानी है जो है इन सब बातों पे चुप रहता है। अमेरिका में अगर रेडिकलाइजेशन होता है तो ज़ोहरान ममदानी को दिखता नहीं है। वो इनके भाई भतीजे लगते हैं। लेकिन आरएसएस का कार्यक्रम अगर होता है, आरएसएस वहाँ सर संचालक जी जाके वहाँ क्या करेंगे? वो आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस 100 साल हो गए, 100 साल में आरएसएस ने क्या अचीव किया है? आरएसएस का क्या गोल है? इस पे बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के हिंदुओं की क्या समस्याएँ हैं या क्या किस तरीके से उस पे आलोचना की जा सकती है, किस तरीके से वहाँ के लोगों का जीवन सही किया जा सकता है, या आरएसएस का जो ग्लोबल विंग है उसमें किस तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। बात बाकी तो कुछ वहाँ पे कुछ ढिंढोरा पीटने वाला है नहीं, या वो कोई इलेक्शन है नहीं कि इलेक्शन में वहाँ पे कुछ वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, या कोई अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन का कोई एजेंडा, ये तो है नहीं। बहुत साधारण कार्यक्रम है। लेकिन इसको वो इसी के वजह से इसको मतलब ये नहीं हो चाहते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता ही उसी तरीके की है सर।
सर, सबको पता है कि इस्लाम इंक्लूसिवनेस नहीं चाहता है और ज़ोहरान ममदानी भी इंक्लूसिवनेस नहीं चाहते हैं। वो अपने कौम के लोगों को अपने दिमागी की उनका जो दिमागी स्थिति है, उस तरीके के लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपने जिसका नाम लिया उनका क्या नाम है उसका, उमर खालिद। उमर खालिद जो है वो तो यहाँ पर बांटने की बात करता है, वो तो भारत को तोड़ने की बात करता है, वो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए गैंग का वो एजेंडा है। तो इनका भी एक पैन ग्लोबल, मतलब पूरे दुनिया में इनका दारुल इस्लाम बनाने का ज़ोहरान ममदानी जैसे लोगों का एक एजेंडा है। वो भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, दुनिया में इस्लाम का दावत दिया जाए और दुनिया में सब लोग एक दिन मुसलमान बन जाए। ये इनका एजेंडा है, ये क्लियर एजेंडा है सर। और इसीलिए वो अमेरिका में जो है वो इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसी तरीके का जो एजेंडा जो लोग चलाते हैं, जो भारत को बांटने की बात करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए। तो ये उनका मानसिकता क्लियर दिखता है और उनकी पार्टी भी इन तरीके के लोगों को वो आगे प्रमोट करती है। वरना जोहरान ममदानी की औकात ही क्या है? एक मेयर ही तो बना है, वो भी 5 साल के लिए रहेगा। इसके बाद तो अमेरिका का जो सिस्टम है फिर वापस तो आने वाला है नहीं वो। लेकिन फिर भी इन जैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है और जोहरान ममदानी भी हमेशा जो है वो आरएसएस में अपना दुश्मन देखते हैं। वो आईसिस में अपना दुश्मन नहीं देखेगा, वो अलकायदा में अपना दुश्मन नहीं देखेगा, वो हूती में अपना दुश्मन नहीं देखेगा। हो सकता है वो कि ऐ- इजराइल में उसको अपना दुश्मन दिख जाए, भारत में अपना दुश्मन दिख जाए, क्योंकि उसने जो किताब पढ़ी है उस किताब में जो जहर भरा हुआ है, वो जहर वो उगलता रहेगा जितने दिन वो जिंदा रहेगा। और ऐसा लगता है कि उसको आगे अमेरिका की राजनीति नहीं करनी है, भारत में आकर के राजनीति करनी है। जी सर, वही तो लगता है, क्योंकि भारत उनका एक मतलब भारत एक ऐसा एजेंडा है जो ये लोग 16 साल से जीत नहीं पाए। बीच में थोड़ा सा जीते थे, फिर इनके हाथ से जो पूरा निकल गया, वो गम मुझे लगता है कि इनके हाथ में होगा, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि मुगल सल्तनत जो है, इनके इनके दिमाग में ये फरेब भी है कि मुगल सल्तनत जो है पूरे भारत को गुलाम बना के रखी थी। उनको लगा था कि उनका जो एक एजेंडा था गजवाए हिंद का, कि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। उनको लगता था कि मुगल सल्तनत ने वो काम कर दिया था और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने आके वो पूरा सत्यानाश करके चले गए हैं। फिर से गजवाए हिंद करना है, फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है, ये इनका एक क्लियर एजेंडा है। और पूरे इस्लामिक दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस एजेंडा में विश्वास रखते हैं। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग इसमें विश्वास रखते हैं। ये इनके जो है सीने में चुभता है कि भारत का इस्लामाइजेशन पूरी तरीके से हो नहीं पाया। आप देखिए, बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश से अगर पूर्वी अगर और पूर्व में जाए तो इंडोनेशिया का हो गया है और 2-4 राज्यों का भी छोटे-छोटे राज्य हैं, मतलब देश हैं, उनका हो गया है। लेकिन बीच में ये इतना बड़ा नासूर है उनके लिए। उनके हिसाब से, मैं नासूर नहीं मानता हूँ, ये देवभूमि है, पुण्य भूमि है। लेकिन वो मानते हैं कि बीच में इतना बड़ा एक नासूर रह गया है, जो एजेंडा जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इतने सालों से जो सपना इनके पूर्वजों ने देखा है, आज भी नहीं हुआ। इसीलिए इनके मन में इतना चुभन है सर। और ये लोग कितने घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, आरएसएस प्रमुख से भी, जिस तरह की कामयाबी दर कामयाबी मिलती जा रही है उससे भी, इनकी बौखलाहट से पता लगता है, इनके बयानों से, और जो ये घबराहट दिखाई दे रही है इससे पता लगता है कि ये लोग कितने विचलित हैं इस समय। सर, 15 साल हो गया है नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ रहा है और आने वाले 15 साल में भी 15 साल उनको झेलना पड़ेगा, ये भी उनको लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस जिस हालत में है, या मोटे-मोटे तौर पर इंडी गठबंधन या विपक्ष की जो हालत है, विपक्ष तो पूरा चरमराया हुआ है। अभी फिलहाल कम से कम अभी तक के लिए जो सिचुएशन है वो नरेंद्र मोदी से के टक्कर देने की हालत में है नहीं। और यहाँ जितने भी मुस्लिम पार्टियां हैं वो भी नेशनल स्तर पे, पूरे नेशनल स्तर पे वो उनका तो कोई छाप है नहीं। मीम हो गया, या केरल में मुस्लिम लीग, अलग अलग नाम से जो सब पार्टी है, यहाँ पश्चिम बंगाल में आईएसएफ है और छोटी छोटी और 2 से 3 पार्टियां हैं। इनसे तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो इसलिए ये नरेंद्र मोदी से घबराए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने 15 साल में ही देखो भारत को कहाँ पे लेके चले गए। पहले कोई भी ग्लोबल समिट होता था तो वहां पता ही नहीं चलता था कि भारत का लीडर कहाँ खड़ा है। कहीं किसी कोने में दुबका हुआ बैठा रहता था। अगर ग्रुप फोटो भी होता था तो सबसे पिछले किनारे में दाएं या बाएं या कहीं बीच में वो दिखते भी नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी हमेशा ग्लोबल समिट में सामने रहते हैं, एकदम अ, बीच में रहते हैं। लगता है कि हाँ, इंडिया इज अ ग्लोबल पावर।
और रियली इंडिया इज अ ग्लोबल पावर। नरेंद्र मोदी 15 साल में भारत को उन्होंने एक ग्लोबल पावर बनाया है। और सामरिक क्षेत्र में देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में भारत जो है आगे आ रहा है। तो यही इनकी सुगबुगाहट का कारण है, या इनकी दुश्चिंता का यही सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेगा, भाजपा जब तक रहेगी, तब तक इनकी दाल गलने वाली है नहीं। ये जो अपना सपने में भी जो सपना देखते हैं, या जागते हुए भी ये जो सपना देखते हैं, वो सपना कभी साकार होने वाला है नहीं। भारत को फिर पीछे धकेलना है, भारत को फिर गरीब बनाना है, फिर ये भारत के लोगों को फिर ये समझाना है, या ये दिलासा देना है कि देखो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि भारत को दबा के रखे। तो इसी के वजह से नरेंद्र मोदी जो है इनके एजेंडा को काटते रहे। ये पूरे मतलब विश्व स्तर पे एजेंडा बनाते हैं, और एक इकलौता नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस नैरेटिव को चुटकी बजा के खत्म कर देता है। तो स्वाभाविक है कि इनको जलन होगा ही। इनको नए मुझे लगता है कि बर्नौल कंपनी को जो है, नरेंद्र मोदी को बर्नौल में उन्होंने जो मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया था मेलोनी जी को, मुझे लगता है कि ममदानी को उनको जो है बर्नौल गिफ्ट करना चाहिए। और यहाँ भी राजधानी में भी, कोलकाता में भी, अलग-अलग राज्यों की राजधानी में भी जी। एक आउटलेट खोल देना चाहिए बर्नौल, वहाँ से मुफ्त में प्राप्त करें सब लोग। जी सर, हम लोग भी देने को तैयार हैं। अगर ममदानी जी से लोग अगर मुलाकात हो जाए, क्योंकि बंगाल में तो अब तो दिख नहीं रहे ये सारे लोग। जो भी आ रहे हैं, आपको पता है बंगाल ने एक नई दिशा दिखाई है। एक नया हथियार है अंडा, बिना चोट वाला हथियार। तो यहाँ आएंगे तो बर्नौल तो देंगे, अंडा भी देंगे मुफ्त का। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए। अभी तो कुछ और भी तमाशे होने हैं। जी सर। ये चूंकि 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में एक आयोजन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रिक्स समिट, तो उससे पहले 5 सितंबर को ये फिर से तिलचट्टों को दिल्ली में बैठाने की कोशिश में है कि इंडिया गेट पर उनको बैठा दिया जाए, और वो फिर से बयानबाजी पर उतर आए हैं। तो देखते हैं, एक आध दिन में फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये भी ख्याल रखिएगा कि कोई अधनंगा न पहुंच जाए सम्मेलन में, क्योंकि पिछली बार हुआ था, एक पॉलिटिकल हाँ, पार्टी के लोग वहां अधनंगे पहुंच गए थे सर। अच्छे जूते बजे थे उन पर। जी बहुत सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।